Hello students, today we will start the most important chapter. This is a cash flow statement. Okay, so this chapter is very much important for your exam as well as for your practical knowledge. Okay, तो ये जो चैप्टर है इसका इंफॉर्मेशन इसका नॉलेज आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कंपनी में. तो इसका जो बेसिक्स है, इसका मीनिंग से लेकर सारे ट्रांजैक्शंस आपको अच्छे से समझने हैं. क्लियर? फर्स्ट मीनिंग करेंगे इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट. आप लोगों ने इसके पहले ये पढ़ चुके हो कैश अकाउंट, कैश बुक. ओके, अब ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्यों अलग से बनाया जाता है, ये आप पहले मीनिंग समझ लो, उसके बाद में ये समझाऊंगा आपको. क्लियर? तो फर्स्ट मीनिंग समझ लेते हैं. व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? Cash flow statement shows the inflow and outflow of cash during the accounting period, usually between two balance sheet dates, from operating activities, investing activities, and financing activities. ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? इसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो इसको रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, और किस एक्टिविटीज़ का? तीन एक्टिविटीज़ डिवाइड करके रखा जाता है कंपनी में. वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. तो इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है. ओके, इस चैप्टर पे. तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो. इनफ्लो मीन्स इनकमिंग ऑफ द कैश एंड आउटफ्लो मीन्स आउटगोइंग ऑफ कैश. सिंपल. और ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. अभी अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेंगे? यूजुअली बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स. ओके, जो भी दो बैलेंस शीट डेट्स हैं उसका जो है रिकॉर्ड चेक करके कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा. ओके, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है. इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर बैलेंस शीट टू एनालाइज द कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी. क्लियर? तो इसे कब प्रिपेयर किया जाएगा? इसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद सबसे लास्ट में कंपनी प्रिपेयर करती है ताकि वो एनालाइज कर सके कंपनी के कैश ट्रांजैक्शंस को. ओके, तो कैसे क्या एनालाइज करना है कंपनी को कि कितने इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हुआ है, कितना फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हुआ और कितना कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हुआ है. क्लियर? तो ये कंपनी का मेन पर्पज है कि इन तीनों एक्टिविटीज से कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, ये एनालाइज करना. ये दिस इज द मेन पर्पज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्लियर? और ये स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा. डेबिट क्रेडिट नहीं होगा. क्लियर? स्टेटमेंट्स में कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं होते हैं, सिर्फ अकाउंट्स में होते हैं. ओके, तो ये कैश फ्लो एक स्टेटमेंट है. क्लियर? इसके सारे बेसिक्स आपको अच्छे से समझना है, तब जाके ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को देख के घबरा जाते हैं, रॉन्ग करते हैं इसके सॉल्यूशंस. तो इसको आपको बेसिक्स अच्छे से समझना है, तब से कोई भी मिस्टेक नहीं होगा. क्लियर? कुछ टर्म्स हैं इसमें जो आप फर्स्ट टाइम सुनोगे. कैश तो आपको सबको पता है. कैश में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा इसमें? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स. ओके, एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कैश इक्विवेलेंट्स में क्या है? कैश इक्विवेलेंट्स आर हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स. ओके, हाईली लिक्विड मींस ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे. हाईली लिक्विड मतलब क्या होता है यहाँ पे? जो भी बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके विदाउट एनी रिस्क, जिसकी वैल्यू डिक्रीज भी ना हो, कोई रिस्क भी ना हो और वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए. तो कैश इक्विवेलेंट्स. इक्विवेलेंट्स मींस कैश के इक्वल ही है ये, बट इन अदर फॉर्म है. ओके, तो कैश इक्विवेलेंट्स आर हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स that are readily convertible into cash. Okay, that are readily convertible into cash and which are insignificant risk of change in value. Insignificant risk मतलब उसमें कोई भी रिस्क नहीं है उसकी वैल्यू चेंज होने का, नहीं वो रिड्यूस होंगे नहीं इंक्रीज हो सकते हैं. तो उनकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, कंपनी में कोई रिस्क नहीं रहता है. सो इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू.
ओके, तो इस लाइन को अच्छे से समझ लो। कैश इक्विवेलेंट्स का हाईली लिक्विड होते हैं, वो रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश हैं, एंड विच आर इनसिग्निफिकेंट risk of change in value. Okay, an investment normally qualifies for cash equivalents only when it has a short maturity period of 3 months or less. Okay, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट को हम कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल कब कहेंगे, जब उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 मंथ्स और लेस है। यानी कि क्या हो रहा है, कंपनी ने जितना इन्वेस्ट किया था उतना ही पैसा वापस मिल जा रहा है कंपनी को, तो कोई रिस्क भी नहीं हो रहा है। ओके, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, रिस्क हो जाते हैं, या तो अमाउंट डिक्रीज हो सकता है या अमाउंट इंक्रीज हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या हो रहा है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, ओके, तो उसमें रिस्क रहेगा ही नहीं, जितना अमाउंट लगाया कंपनी ने उतना ही वापस मिल गया। तो एग्जाम्पल, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इफ रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स। प्रेफरेंस शेयर्स अगर 3 मंथ्स के अंदर ही रिडीम कर जा रहा है तो भी कैश इक्विवेलेंट्स होंगे। ओके, तो समझ में आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लियर। तो कैश तो सबको पता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो नॉर्मली होते हैं। और कैश इक्विवेलेंट्स जो टर्म है ये भी आप समझ रहे हो। तो कैश इक्विवेलेंट्स मैंने बता दिया, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओके, क्लियर। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, बट अभी आपको सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड ही है, तो हम जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी इनडायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। ओके, बट देयर आर 2 मेथड्स। और ये कैसे प्रिपेयर होगा, इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेटा को एनालाइज करना है। ओके, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही अभी मॉडर्न टर्म है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस को यह भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। ओके, ऑफ 2 years एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो 2 years का इंफॉर्मेशन के थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। ओके, तो इसके थ्रू आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो क्या क्या समझ में आया आपको, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेटा है ये आपको एनालाइज करना है, इसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ओके, क्लियर। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो अंडर 3 heads। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के थ्रू ही आपको कैश फ्लो प्रिपेयर करना है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो अंडर 3 heads। और 3 heads कौन से हैं, फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन एक्टिविटीज में जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो है उसे कंपनी डिवाइड कर देती है। ओके, ताकि प्रॉपरली एनालाइज कर सके कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना इनफ्लो आउटफ्लो आया, इन्वेस्टिंग से कितना इनफ्लो आउटफ्लो आया, और फाइनेंसिंग से कितना इनफ्लो और आउटफ्लो आया। क्लियर। अगर नहीं ये करेंगे तो कंपनी को समझ में ही नहीं आएगा कि किस एक्टिविटी से एक्चुअल में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आपको इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, so then objectives of cash flow statement. The purpose of preparing cash flow statement is to ascertain the receipts and payments from operating activities, investing activities and financing activities। ठीक है, यह भी मैंने बताया आपको। ओके, क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि इन तीनों एक्टिविटीज से क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहे हैं ये कंपनी एनालाइज कर सके। ओके, एंड सेकेंड इज टू डिटरमाइन नेट चेंज इन कैश इक्विवेलेंट्स। It is the difference between receipt and payments under operating, investing and financing activities between the dates of 2 balance sheet dates. Okay? और कैश जो भी कंपनी के पास बैलेंस है उसमें कितने चेंजेस आए, क्लियर, उसमें कितने चेंजेस आए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, ये कंपनी को मेन एनालाइज करना होता है। क्लियर। नाउ इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे कैसे यूज, क्या चीज के लिए यूज किया जा सकता है। फर्स्ट, फैसिलिटेट्स इन एसरटेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले तो ये एनालाइज करना कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। ओके,
देन फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो ये जब प्रॉपरली कंपनी एनालाइज करती है तीनों एक्टिविटीज से, तो कंपनी प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपने कर सकते हैं और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और कितने पैसे कंपनी को चाहिए ये प्लान कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, कंपनी जो है प्रॉपरली अपने कैश को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो थर्ड इज एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। देन बेटर मैनेजमेंट डिसीजंस, और इन सब से क्या होगा, कंपनी जो है अच्छे से अपने मैनेजमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। क्लियर। देन डिविडेंड डिसीजंस, कंपनी प्रॉपरली डिविडेंड पे कर सकती है शेयर होल्डर्स को। हेल्प्स इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, और अगर कंपनी के कोई भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं उसमें ये प्रॉपरली हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में हेडिंग बताया है। ओके, तो ये मेन इंपॉर्टेंस है कंपनीज के, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, बट ये दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर। और ये मैंने आपको बार बता रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ एनालिसिस पार्ट फॉर कंपनी। दिस इज एनालिसिस पार्ट। तो इससे कंपनी इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपरली एनालाइज करके डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे कैश अकाउंट, कैश बुक, इससे कंपनी ये सब एनालाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों बनते हैं ये सिर्फ बैलेंस शो करते हैं, ये सिर्फ बैलेंस बता देते हैं कि कितना बैलेंस अभी बचा हुआ है कंपनी के पास कैश में। तो उसे ये समझ में नहीं आता कि किस एक्टिविटीज के थ्रू कितना कैश जनरेट हुआ है। ओके, तो समझ में आया। तो कैश बुक और कैश अकाउंट से सिर्फ कैश का बैलेंस समझ में आता है, उससे ये पता नहीं चल पाएगा कि किस एक्टिविटी से कंपनी के पास कितने पैसे जनरेट हुए। क्लियर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो पर्पस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, और ऑलमोस्ट सारे जो बिग कंपनीज हैं वो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ना ही सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो अंडर ईच एक्टिविटी। अब क्या इंपॉर्टेंस है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में शो करने का। So accounting standard 3 prescribes that the changes in inflows and outflows of cash and cash equivalents be shown under 3 heads। तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है ये बोल के रखा हुआ है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट ये 3 हेड्स में शो होना ही है। ओके, तो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बी शोन अंडर 3 हेड्स। ओके, 3 हेड्स हैं, operating activities, investing activities and financing activities. The first is a very important operating activities। ओके, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है ऑपरेटिंग। ओके, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। देखो मैंने इसमें बोर्ड में जो लिखा है इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। आर द प्रिंसिपल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी that results from the main business transactions that determine net profit or loss for the year। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होते हैं? कंपनीज में तो बहुत सारे एक्टिविटीज के थ्रू कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होते हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है, अलग अलग टाइप की कंपनीज होती हैं, तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कंपनी को कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है और उससे रिलेटेड कितना कंपनी एक्सपेंडिचर कर रही है, ये होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो मेन बिजनेस, सपोज कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका मेन बिजनेस क्या है? कार मैन्युफैक्चर करना। सो उस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल्स लगेंगे उसके लिए जो सैलरीज देंगे वर्कर को, ये सब क्या है? उनके मेन ऑपरेटिंग बिजनेस है। अब कंपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे कर रही है ये भी मेन बिजनेस में आ रहा है। लेकिन जो कंपनी जो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवेन्यू अर्न किया, अब इस जो रिवेन्यू अर्न किया इसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। ओके, कहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और उससे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट उन्होंने अर्न किया ये अपने ऑपरेटिंग बिजनेस से अर्न नहीं किया, ये अपने कार बिजनेस का जो मेन बिजनेस उससे अर्न नहीं किए। ये क्या किया उन्होंने? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से अर्न किया। ठीक है, और जो कार कंपनीज हैं
ये क्या करते हैं, कभी शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, उससे जो पैसे आ रहे हैं ये क्या होगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा। क्लियर? तो समझ में आया भी डिफरेंस। मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, अगर कंपनी कार सेल कर रही है उससे जो रिवेन्यू है दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस में रिवेन्यू है, उसको उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ओके, तो ये क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। और साथ ही कंपनी क्या कर रही है, बड़े बड़े मशीनरीज ले रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया। क्लियर? तो समझ में आ रहा है। तो ऐसे जो एक्टिविटीज हैं उसे बाइफरकेट किया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ओके। और इससे जो इनफ्लो और आउटफ्लो आ रहा है उसे अलग से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कंपनी प्रॉपरली एनालाइज कर सके कि उन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना अर्न किया, ओके। सपोज कंपनी को जो है नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 5 लाख रुपीज। अब क्या इसमें कोई भी ये एनालाइज कर सकता है कि कितना उन्होंने ऑपरेटिंग से कमाया, कितना इन्वेस्टिंग से कमाया और कितना फाइनेंसिंग से कमाया? तो सिर्फ 5 लाख रुपीज लिख देने से समझ में नहीं आएगा। तो ये 5 लाख को ही हमें बाइफरकेट करना होता है ऑपरेटिंग में से। तो सपोज मेजर पोर्शन जो है 4 लाख है ऑपरेटिंग में से, ओके। तो ऑपरेटिंग में से 4 लाख है, इन्वेस्टिंग में से 50,000 और फाइनेंसिंग में से 50,000। तो क्या होगा, कंपनी जो है मेन जो रिवेन्यू अर्न कर रही है अपनी मेन बिजनेस से अर्न कर रही है। और यहीं पर अगर ये उल्टा होता कि ऑपरेटिंग से तो सिर्फ 50,000 अर्न कर रहे हैं और बाकी जो है सपोज बाकी जो है वो फाइनेंसिंग से अर्न कर रहे हैं और इन्वेस्टिंग से अर्न कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे ये समझ में आ रहा है कि उनका जो मेन बिजनेस है उससे प्रॉफिट तो बहुत ही ज्यादा लो है। जिस चीज का वो बिजनेस कर रहे हैं उससे तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा लो आ रहा है, जबकि अदर थिंग्स से उसको ज्यादा रिवेन्यू अर्न कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, बहुत ही रिस्क वाली बात हो जाती है कि वो अपना बिजनेस जो है प्रॉपरली रन नहीं कर पा रहे। क्लियर? तो इस वजह से ये तीनों एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करना होता है ताकि प्रॉपरली एनालाइज कर सकें कि कंपनी का मेन बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग से कितना आ रहा है और फाइनेंसिंग से कितना आ रहा है। क्लियर? समझ में आया? तो मेन पर्पस क्यों है ये, तो उसका मीनिंग अच्छे से समझ लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी that results from the main business transactions that determine net profit or loss for the year। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे जो भी रिवेन्यू आ रही है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। अब मेन बिजनेस क्या होते हैं, ये कंपनी के अलग अलग होते हैं, जिस टाइप के कंपनीज हैं उस हिसाब से बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है। तो इसमें इसलिए आपको थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगाना है कि जिस टाइप के कंपनीज है उस टाइप के जो उनका बिजनेस ट्रांजैक्शंस होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कार बिजनेस का, ओके, तो इसके लिए जो मेन बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये अलग होंगे। वहीं पे डिटर्जेंट मेकिंग कंपनी है, उनका बिजनेस मेन बिजनेस ट्रांजैक्शन अलग होगा, ओके। सो मैन्युफैक्चरिंग का अलग है और फाइनेंसिंग का अलग है। क्लियर? तो इसलिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज, नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज एंड फाइनेंसिंग कंपनीज। ओके, तो नॉन फाइनेंसिंग मींस सारे मैन्युफैक्चरर, जितने भी हैं मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स जो फाइनेंस के बिजनेस में नहीं है वो आ जाते हैं, तो इनका मेन बिजनेस अलग होगा, मेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और जो फाइनेंसिंग कंपनीज है ये क्या करते हैं, ये भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल नहीं करते हैं। फाइनेंसिंग बिजनेस का मेन काम क्या है, जैसे कि बैंक हो गए, ओके, इन्वेस्टमेंट्स कंपनी हो गई। क्लियर? ये सब क्या कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, सिक्योरिटीज परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ओके। ये कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज, ये सर्विसेज सेल करते हैं फाइनेंसिंग कंपनीज। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फाइनेंसिंग कंपनीज और नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज के ट्रांजैक्शंस अलग हैं। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि उनके ट्रांजैक्शंस मेन क्या क्या है ताकि ये प्रॉपरली आपको समझ में आ सके, ओके। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपनीज के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। क्लियर? नो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये इजी हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको क्या ध्यान देना है, जो भी एसेट्स हैं
उसे परचेज एंड सेल में जो भी कंपनी का इनफ्लो और आउटफ्लो आ रहा है वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, जब नाम ही इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टमेंट्स तो आएगा ही आएगा। सो दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्विजिशन, दैट इज परचेज एंड डिस्पोजेबल, दैट इज सेल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स। ओके, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या है, जो भी एसेट्स का लॉन्ग टर्म एसेट्स, ओके, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स का परचेज एंड सेल से रिलेटेड जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो है ये इन्वेस्टिंग में आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। अब जब भी कोई एसेट्स है जो कंपनी ने परचेज किया है फॉर रीसेल, ये इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग में चला जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान दो। क्लियर? कैसे होगा वो ऑपरेटिंग? सपोज कोई फर्नीचर सेलर कंपनी है, ओके, फर्नीचर सेलर कंपनी है और उसने क्या किया, फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, लेकिन वो फर्नीचर जो कंपनीज हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ फर्नीचर बाहर से लेके आ गए, अपनी कंपनीज में रखे। अब वो क्या कर रहे हैं, उसको वो एसेट्स यूज नहीं कर रहे हैं, वो उस फर्नीचर को क्या करेंगे, वापस से सेल करेंगे। तो ये जो फर्नीचर रखा गया है उसमें जो कंपनी ने अपने पैसे लगाए उस परचेज करने पे, ये जो इन्वेस्टिंग नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ऑपरेटिंग होंगे। वो उनका मेन बिजनेस है, कहीं से ऐसे एसेट्स लेके आना और उसको वापस से सेल कर देना। तो वो क्या होगा, वो एसेट्स नहीं है। ये जो चीजें, जो फर्नीचर कंपनी ने लेके आया, ये फॉर ओबी फॉर रीसेल पर्पज। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है, फॉर रीसेल पर्पज। कोई भी रीसेल पर्पज के लिए कोई एसेट्स लेके आया गया है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। ओके, लेकिन अगर इसके अलावा जो भी एसेट्स होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्शन में यूज हैं, ओके, वो परचेज किया गया है तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। तो समझ में आया? तो इसलिए यहां पे मैंने अलग से लिख दिया विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स रीसेल के लिए नहीं रखा गया है उस पे अगर कंपनी ने अपने अमाउंट स्पेंड किया है तो वो सब इन्वेस्टिंग में आएगा। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान दोगे। और इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूड इन कैश इक्विवेलेंट्स, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट पे अगर कंपनी ने अपने पैसे लगाए हुए हैं तो ये इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो समझ में आ गया, दो ही चीज हैं, एक तो लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसी दो चीजों पे जो भी कंपनी के पैसे इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहे हैं वो रिकॉर्ड होंगे इन्वेस्टिंग पे। तो ये बस दो चीजों को आपको ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट्स तो याद ही रहेगा क्योंकि इन्वेस्टिंग है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। और लॉन्ग टर्म एसेट्स, ओके, तो कम ये यहाँ पे क्यों आ रहा है इस चीज को समझ के रखो, रटना नहीं है। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्यों इन्वेस्टिंग पे आ रहा है, कई स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि भाई इसको इन्वेस्टिंग में क्यों लिख दिया गया है। तो सबसे पहले समझो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं। सपोज कंपनी ने कोई बड़ी मशीनरी खरीदे या बिल्डिंग परचेज किया, तो ये क्या होता है, क्या ये एक या दो दिन के लिए परचेज किया है कंपनी ने? बिल्डिंग जो परचेज किया कंपनी में जिसने बिजनेस रन होगा, ये बिल्डिंग सालों साल चलने वाले हैं। क्लियर? और सालों साल चल के क्या होगा, ये कंपनी के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। तो कंपनी ने क्या किया, शुरू में सपोज 10 करोड़ का बिल्डिंग लिया कंपनी ने। क्लियर? तो ये जो 10 करोड़ कंपनी ने इस बिल्डिंग पे लगाए, ये क्या होगा, ये आने वाले सालों में कंपनी को प्रॉफिट या रिवेन्यू अर्न करके देगा। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं जहां पे हम पैसे शुरू में लगाते हैं और हमें बाद में उससे रिवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट होता है। तो सिंपल है कि जो एसेट्स में जो कंपनी ने पैसे लगाए हैं और उस एसेट से जो कंपनी को रिवेन्यू होगा या प्रॉफिट आएगा, ये क्या होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो हो रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी परचेज एंड सेल है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें शो करना होता है। ओके, और एसेट्स का मतलब सबको पता ही है। तो एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी को प्रोडक्शन में हेल्पफुल करते हैं। क्लियर? तो ये सब जो मीनिंग्स हैं आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आपको रीसेल को ध्यान देना है। जो भी रीसेल के लिए होगा तो ये एसेट्स को नहीं लिखना है आपको इन्वेस्टिंग में, वो कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग में चला जाएगा। क्लियर? नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Financing activities involves activities which result in change in size and composition of owner's capital and borrowings of the company. ओके, तो इसमें आपको क्या चीज को ध्यान देना है, अब ओनर्स कैपिटल,
ओनर्स कैपिटल अगर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होंगे, इसमें जो भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। और दूसरा, बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, कंपनी जो भी बोरो कर रही है उसमें जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उसमें जो अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। तो क्या हुआ, दो चीजें, ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो नाम क्या है, फाइनेंसिंग। तो आपको वर्ड से प्रॉपरली समझ के रखना है। फाइनेंसिंग मीन्स कंपनी को फाइनेंस कहाँ से आ रहा है। तो फाइनेंस कहाँ से आता है कंपनी को, या तो कंपनी बोरो करती है, किसी से उधार लिए, ओके, लाइक बैंक से लोन लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स, या फिर पब्लिक से फंड लिए। पब्लिक से फंड कैसे होते हैं, थ्रू इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो इशू किए शेयर्स, तो कंपनी के पास इनकमिंग हुआ कैश, अब रिडीम कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश आउटगोइंग होगा। तो इन दोनों से क्या होता है, कंपनी का जो कैपिटल है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। क्लियर। और बोरोइंग्स क्या हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कंपनी ने लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन, ये क्या हो जाएगा, कंपनी के कैपिटल को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। ओके, तो समझ में आ गया फाइनेंसिंग, कंपनी को फाइनेंसिंग कहाँ से मिल रहा है, फाइनेंसिंग का सोर्स क्या है, ये एनालाइज करता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर, समझ में आ गया। ये तीनों का जो मीनिंग है, इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है ताकि न्यूमेरिकल्स में कोई भी मिस्टेक ना हो आपको। ओके, आराम से समझो, मैंने जो चीजें ध्यान देने लायक है उसको बोल्ड में लिखा हुआ है, तो इस बोल्ड पॉइंट को अच्छे से समझो आप। क्लियर। Now, operating activities are the key indicators of business operations, and it indicates whether business is successful in generating sufficient cash from running business. अब मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था अभी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही मेन एनालिसिस पार्ट है कि जिस चीज का कंपनी बिजनेस कर रही है उससे कितना कंपनी कैश जनरेट कर रही है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द की इंडिकेटर्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस and it indicates whether business is successful in generating sufficient cash from running business। अगर कोई भी कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अच्छे से कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या होगा, वो उनको समझ में आ जाएगा कि भाई कंपनी जो अपना बिजनेस ठीक से रन नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ बिजनेस ओनर को भी समझ में आ जाएगा कि उनको जो मेन प्रॉफिट आ रहा है वो उनके मेन बिजनेस से नहीं आ रहा, उल्टा वो दूसरी चीजों से उसको पैसा आ रहा है। यानी कि जो जिस चीज को बिजनेस रन कर रहे हैं वो अच्छे से रन नहीं हो रहा, उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, वो प्रॉपरली उस चीज पे फोकस कर पाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ की इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एंड इट इंडिकेट्स वेदर बिजनेस इज सक्सेसफुल इन जनरेटिंग सफिशिएंट कैश फ्रॉम रनिंग बिजनेस। ओके, नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, it shows the extent to which company has incurred expenditure for purchase of fixed assets and long term investments to generate future income। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या एनालाइज होता है कि कंपनी ने कितना पैसा स्पेंड किया है ऑन परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और कितने पैसे उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट किया है। तो ये क्या होगा, कंपनी के लिए ये एनालिसिस पार्ट रहता है। ओके, कि कितना पैसा उन्होंने एसेट्स में लगा के रखा हुआ है, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो ये चीज़ को देखते हैं कि कंपनी ने कितने पैसे एसेट्स में लगाए हैं। तो जितने पैसे उन्होंने एसेट्स में लगाए हैं उतना कंपनी का ऑपरेशंस अच्छा रहेगा। ओके, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कंपनी ने कितना पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, और ये क्यों इन्वेस्टमेंट किए हैं, ताकि कंपनी को फ्यूचर इनकम मिलता रहे। ओके, तो जितना फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किए हैं, तो एसेट्स मैंने आपको बताया, एसेट्स क्या होते हैं, कंपनी को प्रोडक्शन में हेल्पफुल हैं, और ये प्रोडक्शन में जितना एसेट्स लगे हुए हैं उतने क्या होगा, रिवेन्यू अच्छे से जनरेट होगा। ओके, नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इट हेल्प्स इन असरटेनिंग कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से ये समझ में आता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना अच्छा है, स्ट्रांग है या वीक है। ओके, ये कंपनी का कैपिटल जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी अपना बिजनेस में। क्लियर, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो। क्लियर, तो ये जो भी मैंने बताया ये चीज को आपको अच्छे से माइंड पे रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होते हैं, फाइनेंसिंग क्या होते हैं। तो एक बार मैं आपको समरी बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हैं,
और ये हर कंपनी के अलग अलग मेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे। ऐसा नहीं कि जो एक ही ट्रांजैक्शन है वही सब कंपनी में मेन होंगे। ओके, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया फाइनेंसिंग कंपनीज और नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज का, तो इसमें आपको ट्रांजैक्शंस को बाइफरकेट करना है। क्लियर? बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इन्वेस्टिंग में क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ये ध्यान देना है आपको। फाइनेंसिंग में क्या ध्यान देना है, ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग्स। तो इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक जो हैं वो फाइनेंसिंग में आएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ के रखने हैं। क्लियर? Now, cash flow under operating activities of non-financial companies as per AS3, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने डिफाइन किया हुआ है। ओके, सो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। तो सबसे पहले कैश इनफ्लो। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ओके, ये सब क्या इनका कैश इनफ्लो क्या रहेगा, मेन कैश इनफ्लो क्या है इनका। सबसे पहले तो जो सेल्स करेंगे, जो अपना जो प्रोडक्ट जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको सेल्स करेंगे, उससे जो इनफ्लो आया। ओके, अभी हम इनफ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी इनकमिंग, जो भी कंपनी को इनकमिंग आ रहा है कैश, उसके बारे में टॉपिक है। ओके, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ रहे हैं ताकि आप न्यूमेरिकल्स कर पाओ। तो फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उससे जो रिवेन्यू आएगी। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स लाइक डेटर्स। ओके, ये क्या होगा कंपनी का, दिस इज द मेन बिजनेस ऑपरेशन। ओके, तो बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू ही ये कैश रिसीव हो रहा है। देन रॉयल्टी फीस, कमीशन रिसीव्ड, ये भी बिजनेस ऑपरेशन में आ रहा है। देन इनकम टैक्स रिफंड, जो भी कंपनी ने इनकम टैक्स पे किया है उसका जो रिफंड आ रहा है। जो नॉर्मली जो इनकम टैक्स रिफंड है ये नेट में शो किया जाता है, यानी कि इनकम टैक्स पे माइनस इनकम टैक्स रिफंड, ऐसे करके जो नेट अमाउंट आता है वो शो होता है। लेकिन अभी बाइफरकेट करने के अलग से हमने इनकम टैक्स रिफंड लिखा हुआ है। ओके, तो ये हुआ कंपनी का मेन कैश इनफ्लो। ओके, नाउ कैश आउटफ्लो, कैश परचेजेस, जो भी वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है कंपनी फॉर देयर बिजनेस, ये होगा उनका मेन कैश आउटफ्लो। ओके, तो हम अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इसमें जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं ये क्या होगा, आउटफ्लो हो रहा है। देन पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, अब क्रेडिटर्स को जो पेमेंट कर रही है कंपनी, तो ये क्या हो रहा है, उनका मेन बिजनेस ऑपरेशन है। देन पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको जो पेमेंट कर रही है कंपनी। देन पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, जो भी वर्कर्स एम्प्लॉयज़ को कंपनी पेमेंट कर रही है, ये क्या होगा, दिस इज़ द मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये कंपनी का बिजनेस का ही एक पार्ट है। ओके, तो ये मेन टॉपिक्स हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये चीज़ें आपको इनफ्लो और आउटफ्लो को प्रॉपरली इसका एनालाइज करना है, और इसका जो बैलेंस बचेगा इससे समझ में आता है कि कंपनी के पास कैश कितना बचा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, इनफ्लो को ऐड करेंगे और आउटफ्लो को लेस करेंगे, तो इससे समझ में आ जाएगा कि कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना अमाउंट अर्न किया है। ओके, समझ में आ गया। तो कैश इनफ्लो ऐड होगा और कैश आउटफ्लो को माइनस करेंगे, तो इससे जो रिजल्ट आएगा ये डिसाइड करेगा कि कितना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपनी ने जनरेट किया है। क्लियर? और ये माइनस में भी आ सकता है, हो सकता है कि इनफ्लो कम हो और आउटफ्लो ज़्यादा हो। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका बैलेंस दिखेगा वो कैश में नहीं दिखेगा। ओके, वो पेमेंट साइड ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो इसका जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जो फॉर्मेट बताएंगे वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो बस आप ये समझ के रखो कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो ऑपरेटिंग में शो होते हैं। क्लियर? नाउ कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। अब फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनके एक्टिविटीज़ क्या होंगे, वो प्रोडक्ट तो सेल करते नहीं हैं। ओके, उनका प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज हैं। क्लियर? सो इनका कैश इनफ्लो क्या होगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अब जो भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको इंटरेस्ट और डिविडेंड जो मिलता है ये क्या होगा, उनका मेन इनफ्लो होगा। जैसे कि कोई भी
लोन डिसबर्समेंट कंपनी है जो लोन देते हैं, उनका रिवेन्यू क्या होगा? इंटरेस्ट अर्निंग। जैसे बैंक है, ये भी फाइनेंशियल कंपनी है, ये कहाँ से अर्न करते हैं? इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इंटरेस्ट। ओके। फिर कोई इन्वेस्टमेंट्स कंपनी है, वो डिविडेंड अर्न कर रहे हैं। ओके, डिविडेंड जो उनको मिल रहा है सिक्योरिटीज के थ्रू, ये क्या होगा? उनका मेन कैश इनफ्लो है। ओके, समझ में आया? नाउ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर सेल। अब जो भी सिक्योरिटीज वो सेल कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं, ओके, इन्वेस्टर्स को। तो ये जो सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं उससे जो पैसा मिल रहा है, ये क्या होगा? उनका कैश मेन बिजनेस है। तो इससे जो कैश इनफ्लो आ रहा है ये हम लिखेंगे इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। क्लियर? सो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर सेल। अब देखो यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल क्यों लिखा गया है अलग से? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो कई बार उनके पास भी जो सरप्लस रेवेन्यू है उसको इन्वेस्ट करते हैं फॉर फ्यूचर इनकम। ओके, तो ये क्या होगा? ये उनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। तो समझ में आया चीज क्या है? ये हेल्ड फॉर सेल, और वो अगर खुद से अपने सरप्लस रेवेन्यू को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं टू जनरेट फ्यूचर इनकम, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। और अगर कोई भी सिक्योरिटीज हैं जो उन्होंने सिर्फ सेल करने के लिए रखा हुआ है, ओके, तो ये क्या होगा? ये इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। ओके, नाउ ब्रोकरेज रिसीव्ड। जो भी ऐसे इन्वेस्टर्स कंपनी है वो उनको जो भी ब्रोकरेज मिलता है फॉर सेलिंग देयर सिक्योरिटीज, तो उससे जो ब्रोकरेज मिल रहा है ये भी कैश इनफ्लो में आएगा। नाउ कैश आउटफ्लो, इंटरेस्ट पेड। अब ये इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं किसी को तो ये कैश आउटफ्लो में आएगा। नाउ पेमेंट ऑफ फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये अगर सिक्योरिटीज कोई परचेज कर रहे हैं तो ये क्या होगा? इनका मेन कैश आउटफ्लो में आएगा। ओके, देन कैश फ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझ में आ गया, उसमें बाइफरकेट है फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग का। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है। क्लियर? तो इसमें कैश इनफ्लो क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैंने आपको क्या बताया? जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जो भी कंपनी का इनफ्लो और आउटफ्लो आएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो होगा। सो सबसे फर्स्ट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। ओके, अब देखो कई बार स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई फिक्स्ड एसेट्स तो आपने बोला कि प्रोडक्शन में वेरी हेल्पफुल है, तो ये ऑपरेटिंग में क्यों नहीं लिख रहे हैं? ओके, तो देखो अभी जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है तो कंपनी क्या हर रोज अपने फिक्स्ड एसेट्स सेल करते हैं? ये कभी कभार ही होता है। ओके, तो ये कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करना दिखाना है। कंपनी का रोज का काम नहीं है कि वो अपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते जाए, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। नाउ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब कंपनी जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी सेल कर रहे हैं तो ये क्या होगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। नाउ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट से अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो ये क्या होगा? दिस इज द कैश इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जो भी रेवेन्यू इनफ्लो और आउटफ्लो आ रही है ये आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखना है। बस ये दो चीजों का आपको ध्यान दो। नाउ डिविडेंड रिसीव्ड। अब देखो डिविडेंड रिसीव्ड जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आ रहा है। ओके, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको डिविडेंड मिल रहा है। ओके, तो ये क्या होगा? उनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रहा है। ओके, सॉरी फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल। ओके, तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए डिविडेंड रिसीव्ड होगा वो तो ऑपरेटिंग में आ जाएगा। ओके, तो इन्वेस्टिंग कंपनीज में अगर कोई भी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है उसको अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो ये क्या होगा? इन्वेस्टिंग में शो करना है उसे। ओके, क्लियर? समझ में आया? वैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी अगर कोई नॉन फाइनेंशियल कंपनी है उन्होंने अपना सरप्लस कहीं पे इन्वेस्ट किया है उसमें से जो इंटरेस्ट आया ये क्या होगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करना है उसे। क्लियर?
वहीं पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपने देखा फाइनेंशियल कंपनी का ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल का ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। ओके, समझ में है? मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, ये दोनों जो हैं ये फाइनेंशियल कंपनीज के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, बट नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या होगा, ये इन्वेस्टिंग आ गया। ओके, नॉन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया। समझ में आ रहा है? इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को बाइफरकेट किया गया है, ताकि ये जो कंफ्यूजन है ये चीज़ों को प्रॉपरली बाइफरकेट किया जा सके। क्लियर? नाउ कैश आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आपको सिंपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिख देना है। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये आउटफ्लो हो रहा है। देन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एज इन्वेस्टमेंट्स, अब जो भी परचेज किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स ये कैश आउटफ्लो होगा। ओके, नाउ इनकम टैक्स पेड, अगर इनकम टैक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में आपको ऐसे मेंशन रहेगा, तो ये आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लिखने हैं। देन ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर कोई भी नॉन फाइनेंशियल कंपनी ब्रोकरेज पे कर रही है ऑन परचेज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। क्लियर? तो इसको प्रॉपरली समझ के देखो कि क्यों हुआ ये। ओके, तो इसलिए आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का डिफरेंस माइंड पे रखना है। क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एग्जांपल के थ्रू करो, लाइक बैंक का एग्जांपल लो और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लेके करो। क्लियर? नाउ रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझने के लिए, अगर कंपनी के पास प्रॉपर्टी है और उसे उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, कंपनी के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट हो गया। उस प्रॉपर्टी से उनको जो रिवेन्यू आ रही है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू आ रही है। तो इस चीज़ को टॉपिक को समझ के देखो ताकि आपको अच्छे समझ में ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का क्या फ़र्क है। एक प्रॉपर्टी कंपनी ने बनाया है जिससे वो मेन उनका बिजनेस चल रहा है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑपरेटिंग हो गया। और एक प्रॉपर्टी कंपनी ने बनाया है जिसको उन्होंने रेंट पे दे दिया है, रेंट उनका मेन बिजनेस नहीं है, जस्ट एक स्पेयर में एक प्रॉपर्टी बनाया, तो उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है ये क्या होगा, ये उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगी। तो समझ में आ गया ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का फर्क। क्लियर? नाउ कैश फ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मैंने आपको क्या बताया था, जो भी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, ओनर्स कैपिटल है, ये जहाँ पे इंक्रीज होती है और बोरोइंग्स जहाँ पे शो होता है, सिर्फ इन दोनों कंसिडर करना है आपको। तो इसका इनफ्लो, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो भी कंपनी ने शेयर्स एंड डिबेंचर इशू किया उससे पैसा आएगा कंपनी को, और ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स सब आपने कंप्लीट कर चुके हो चैप्टर, तो इससे कंपनी को क्या होता है, पब्लिक के थ्रू कंपनी के पास फंडिंग आती है। ओके, तो ये क्या होगा, ये कैश इनफ्लो हुआ फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देन प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अब कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया किसी बैंक से, तो पैसे तो आए लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करना है इसे। देन इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओडी और कैश क्रेडिट, अब जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसका जो बैलेंस इंक्रीज हो गया है, या फिर जो कंपनी का कैश क्रेडिट अकाउंट है इसका बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो इससे क्या होगा, कंपनी का जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आ रहे हैं। नाउ कैश आउटफ्लो, पेमेंट ऑफ लोन्स। ओके, किसी भी प्रकार का जो लोन है उसको कंपनी अगर पे कर रही है तो ये क्या होगा, कैश आउटफ्लो है अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अब प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को कंपनी जब रिडीम करती है तो क्या होता है, कंपनी जो है अमाउंट रिफंड करती है पब्लिक को, तो ये क्या होगा, आउटफ्लो है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। नाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट,
अब नॉन फाइनेंशियल कंपनी अगर कोई पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट को पे कर रही है तो ये क्या होगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करेंगे। ओके, क्लियर हो रहा है? तो आपने देखा कि इंटरेस्ट डिविडेंड जब रिसीव होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो किए। अब जब पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट हो रहा है तो ये फाइनेंसिंग में आ रहा है। तो ये आपको समझ के करना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं और डिविडेंड रिसीव जहाँ पे लिखा है उसके अपोजिट में डिविडेंड जो पेमेंट है उसको आउटफ्लो में लिख देते हैं इन्वेस्टिंग में। तो वैसा नहीं करना है। ओके, तो ये क्या होगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो इस चीज को ध्यान देना है। ओके, डिविडेंड जो टॉपिक है, डिविडेंड और इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है ये आएगा इन्वेस्टिंग में, और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड है ये आएगा फाइनेंसिंग में। तो इस चीज को ध्यान देना है आपको। नाउ डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओडी और कैश क्रेडिट, अगर इसमें कोई बैलेंस डिक्रीज हो गया ये क्या होगा, आउटफ्लो में शो होगा। ओके, तो ये वापस से आ गया है, इसको नहीं करना है। क्लियर? नाउ ब्रोकरेज एंड अंडरराइटिंग कमीशन पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब ब्रोकरेज और कुछ अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी ने पे किया हुआ है फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो ये क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर ये कैश आउटफ्लो होगा। ओके, तो कंपनी अगर कोई ब्रोकरेज पे कर रही है, कमीशन पे कर रही है ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो ये कैश आउटफ्लो है। तो आपको क्या चीज़ यहाँ पे ध्यान दिया आपने, शेयर्स एंड डिबेंचर्स रिलेटेड जो भी चीज़ें ये यहाँ पे आएगा, और बोरोइंग्स जो है इस चीज़ से जो भी चीज़ें हैं ये यहाँ पे आएंगे। ओके, क्लियर हो गया? और मैंने अभी आपको क्या बताया कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड that is investing activities and payment of interest and dividend it is financing activities। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, इसमें मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो इस चीज को नोट करके रखो।